नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज हनुमान जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। बता दें कि पीएम मोदी ने कर्नाटक के एक मामले का जिक्र करते हुए ये बात कही। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में उन्होंने कहा कि आज हनुमान जयंती पर मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर याद आ रही है। हो सकता है आप लोगों में से कई के पास ये खबर नहीं पहुंची होगी। मीडिया का काम था ये खबर पहुंचाएं, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले वहां एक छोटे दुकानदार को सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वे अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में गरीब आदमी भक्ति भाव से हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। आपकी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में पहली बार इंसुलिन मुहैया कराई गई है। बता दें कि केजरीवाल टाइप 2 की डायबिटीज के पेशेंट हैं। ऐसे में उन्हें इंसुलिन दिए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। दरअसल मामले की जानकारी देते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि खबर आ रही है अंततः जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी को बढ़ती हुई शुगर के लिए इंसुलिन दी। आज देश की राजधानी के मुख्यमंत्री को एक इंसुलिन के लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार के अधीन अफसर कहते हैं सभी कैदी एक समान हैं। क्या इंसुलिन के लिए सभी तिहाड़ के कैदी कोर्ट जाते हैं? क्या सभी कैदियों को बीमारी की दवाई के लिए कोर्ट जाना पड़ता है? क्या सभी कैदियों को इंसुलिन के लिए एक हफ्ता टीवी और अखबार में बहस करनी पड़ती है? आप नेता ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि आज साफ हो गया, मुख्यमंत्री सही थे, उन्हें इंसुलिन की जरूरत थी, मगर भाजपा की केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी जानबूझकर उनका इलाज नहीं कर रहे थे। बताओ भाजपा वालों, अगर इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है तो अब क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में अमेठी से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा है। बता दें कि ईरानी की यह टिप्पणी उन अटकलों के बाद आई है जिनमें कहा जा रहा था कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि जीजाजी की नज़र सीट पर है, साले साहब क्या करेंगे। एक समय था जब बसों में सफर करने वाले लोग अपनी सीट पर निशानी लगाने के लिए अपना रुमाल छोड़ दिया करते थे ताकि उस पर कोई ना बैठे। राहुल गांधी भी रुमाल से अपनी सीट पर निशाना लगाने आएंगे क्योंकि उनकी जीजाजी की नज़र इस सीट पर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बताते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन इंडिया से बात की थी लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। ABP न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि AIMIM बिहार के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने इंडिया गठबंधन से बातचीत की थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ओवैसी ने कहा कि इंडिया गठबंधन अहंकार का शिकार है। देश के चुनावी माहौल में राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि केरल में बीजेपी जो एकमात्र खाता खोल सकती है वह बैंक खाते हैं। थरूर ने जोर देकर कहा कि बीजेपी केरल में अपने चुनावी मिशन में सफल नहीं होगी। केरल में बीजेपी की सांप्रदायिक कट्टरता पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। वहीं अब कांग्रेस नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए बैंक खाते खोलती है। कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता नहीं की क्योंकि उन्हें केवल वोट बैंक और एक राजवंश के बैंक खातों की परवाह थी। केरल के लोग ऐसे लोगों को इस लोकसभा चुनाव में परास्त कर देंगे। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंबानी का पर्चा रद्द कर दिया गया था और अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत के कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया है। खबरों के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो जाने के बाद 9 उम्मीदवार मैदान में रह गए थे, लेकिन सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस ले लिए।
बता दें कि नामांकन वापस लेने वालों में बसपा प्रत्याशी प्यारेलाल भारती का नाम भी शामिल है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल के निर्विरोध चुने जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष मामले को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोल रहा है और इसी कड़ी में अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि सूरत में जो हुआ है वो चंडीगढ़ पैटर्न है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ, देश के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र को लूट लिया है, वस्त्रहरण कर लिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश से ये तानाशाही खत्म होनी चाहिए। देश में जारी लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को संपन्न हो चुकी है। वहीं अब दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। बता दें कि दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा की 1-1 सीटें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल सोमवार को अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी ने पंजाब और बिहार की 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। लिस्ट के मुताबिक पार्टी ने बिहार में पश्चिम चंपारण से मदन मोहन तिवारी, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बिहार की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट समस्तीपुर से सन्नी हजारी, सासाराम से मनोज कुमार को मैदान में उतारा गया है। वहीं पंजाब की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों यानी होशियारपुर से यामिनी गोमर और फरीदकोट से अमरजीत कौर साहोके को टिकट दिया गया है। बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस अब तक अपने 301 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो नागरिकता संशोधन कानून को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं अब उनके इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस नेता के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तभी तो वह CAA 3 नए आपराधिक कानून और अन्य कानून वापस ले पाएगी, जो कि होना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी कांग्रेस पहले चरण में अपना सूपड़ा साफ होते देख बौखला गई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों को आहत करने पर कांग्रेस आमादा है। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कर्नाटक बीजेपी की ओर से कल सोमवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईश्वरप्पा अपने बेटे को हावेरी से लोकसभा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने खुद शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें कि इस सीट से येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र चुनावी मैदान में हैं। बताया जा रहा है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ईश्वरप्पा से नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वह नहीं माने। ईश्वरप्पा का कहना था कि BS येदियुरप्पा ने ही उनके बेटे को टिकट नहीं मिलने दिया, इसलिए वह खुद येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं अब उनके इस कदम के खिलाफ पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केरल के कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनसे संपर्क किया और कांग्रेस से अलग होकर एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनाने के बारे में उनसे चर्चा की। CM शर्मा ने कहा कि वह क्षेत्रीय पार्टी 2026 में भाजपा के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी इस बारे में बात रुकी हुई है और लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा इस पर चर्चाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने केरल में एक इंटरव्यू के दौरान यह बातें कही। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले पर हमने राजधानी नई दिल्ली में 2 से 3 दौर की चर्चा की है, लेकिन हमने लोकसभा चुनाव से पहले इस पर चर्चा नहीं करने का फैसला किया। इसलिए अब चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का हाल ही में राजस्थान में दिया गया एक बयान विवादों में घिर गया है। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार PM मोदी पर हमलावर है और बयान की कड़ी निंदा कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को राजस्थान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। उन्होंने ये बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कही, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक
अल्पसंख्यक समुदाय का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सल वाली सोच मेरी माताओं बहनों ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, इस हद तक चले जाएंगे। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और बांटेंगे उनको जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क के घुसपैठिए नहीं, मुल्क के बाशिंदे हैं। ओवैसी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाला कहते हैं। यह मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमें निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार में 7 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के परिवार में भी 7 बच्चे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार में 6 बच्चे हैं। ओवैसी ने कहा कि हम सभी ने मुल्क को सजाया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।